एसएसटी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास सेवेंथ में एसएसटी के अंदर ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। आपके सामने आपका ये चैप्टर दिख रहा होगा। मैं आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस चैप्टर का। ठीक है। सो आज हम जिस टॉपिक तक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है द कोल्ड डेजर्ट। आप नीचे देख सकते हैं अभी। जैसे ये हमारा टॉपिक है द कोल्ड डेजर्ट। आज हम क्या करेंगे, सिर्फ इस टॉपिक तक पढ़ेंगे। ठीक है। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, तो हम इसको थोड़े टुकड़ों टुकड़ों में बांट के पढ़ेंगे, जिससे मुझे पढ़ाने में आसानी होगी और आपको समझने भी अच्छे से आएगा। ठीक है। सो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैंने क्या किया है, इसके जैसे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सारा का सारा, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके बहुत ही इजी लैंग्वेज में अपने नोट्स बना लिए हैं। तो आज हम ये चैप्टर उन नोट से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो पढ़ते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम। तो ये रहे वो नोट्स, आप देख सकते हैं। चैप्टर आपका वही है जो जैसा आपका बुक में मैंने आपको दिखाया। उस चैप्टर में एक शब्द का भी आपको चेंज नहीं मिलेगा। जो टेक्स्ट आपका वहां है वो यहाँ मिलेगा। ठीक है। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। बस चीजों को थोड़ा आसान कर दिया गया है। ठीक है। देख सकते हैं आप हमारा चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। नीचे जितनी भी चीजें थी हमारे, वो हमने यहाँ पे पहले से ही लिख रखी हैं, और वो भी आसान भाषा में अच्छे पॉइंट्स में। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो और मुझे समझाने में आसानी हो। तो चलिए फटाफट से चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर का नाम एक बार अच्छे से जान लेते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। आप सेवंथ क्लास में आ चुके हैं। ज्योग्राफी के बारे में तो आप भले ही अच्छे से जानते हो, लेकिन जो लोग ज्योग्राफी के बारे में नहीं जानते हैं उनको आज समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ज्योग्राफिकल। तो ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते क्या है? आप पहली क्लास से लेकर अब तक जितनी भी आपने चीजें स्ट्रीम पढ़ी हैं, चाहे वो लैंड से रिलेटेड हो, लैंड के अंदर आपका माउंटेन्स आ जाता है, प्लेन्स आ जाता है। चाहे वो वाटर से रिलेटेड हो, वाटर में रिवर हो, ओशियंस हैं, सीज हैं, चाहे क्लाइमेट हो, चाहे लोगों के बारे में ही क्यों ना हो, इन सब चीजों को अगर हम मिला दें तो हमारी ज्योग्राफी बनती है। ठीक है। हम कह सकते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म में हम कहना चाहें, कि द स्टडी ऑफ द अर्थ, कि अर्थ की स्टडी को ही ज्योग्राफी कहा जाता है। ठीक है। ज्योग्राफी शब्द को हम अच्छे से समझ चुके हैं। देखते हैं आगे क्या लिखा है। डायवर्सिटी ऑफ इंडिया। डायवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग प्रकार, है ना, डिफरेंट टाइप्स। सो इसका अगर मैं पूरा मीनिंग बताऊं तो क्या होगा एक शब्द में, कि इंडिया के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है। कहीं हमको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, कहीं प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, कहीं प्लेन्स, कहीं डेजर्ट, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पे एक कोड दिया गया है, इस कोड को पढ़ते हैं। टू अस बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी, द कंट्री, कौन सी कंट्री की बात हो रही है? इंडिया की, यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है। appears to be quite distinct from other countries and that itself gives a certain national character। ये कोड किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है श्री अरबिंदो के द्वारा। तो इस कोड के जरिए जो श्री अरबिंदो है वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि जो भारत है, यानी हमारा जो देश है इंडिया, उसकी जो भूगोल है, यानी जो ज्योग्राफी है, वो बहुत बाकी देशों से बहुत अलग है। क्या है? बहुत अलग। यहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड का यूज किया गया है, यानी अलग है फ्रॉम अदर कंट्रीज। और इसी वजह से भारत को एक विशेष भूमिका प्रदान की जाती है, यानी एक अलग ही दर्जा दिया जाता है, अलग ही पहचान दी जाती है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल कैरेक्टर, यानी एक अलग पहचान मिलती है। कैसे? आप देख सकते हैं भारत में उत्तर की तरफ, यानी नॉर्थ की तरफ आपको हिमालयास देखने को मिल जाते हैं। साउथ की तरफ आपको इंडियन ओशन देखने को मिल जाएगा। वेस्ट की तरफ आपको यहाँ पे डेजर्ट देखने को मिल जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे देश को एक अलग पहचान देती हैं। ठीक है। सो आपको चैप्टर का मीनिंग तो आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं आगे। आपको यहाँ पे एक इमेज दी गई है, फिगर 1.1। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा? एक वाटरफॉल दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हमारे जो जितनी भी इमेजेस दी गई है ना, उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें। क्यों? क्योंकि पेपर में हो सकता है कि हमें इमेज दे दे और पूछे बताइए ये क्या इमेज है, और या फिर इसके बारे में कुछ लिखिए। इमेज पे हमें बहुत फोकस करना है। ठीक है। फिगर 1.1 यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ते हैं। जॉग फॉल्स इन कर्नाटका। हमारी जो फॉल दिख रहा है ना, वाटरफॉल, इस फॉल, इसका नाम है जॉग फॉल्स। ठीक है। और कहाँ पे है ये? है कर्नाटका में।
नोटिस द प्लेट्यू एंड द वाटरफॉल। आपको ये आसपास दिख रहा है, ये आसपास का एरिया, ये सारा का सारा प्लेट्यू है और ये यहाँ बीच में एक वाटरफॉल है। ठीक है जी। द पावर ऑफ द वाटरफॉल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इसके जो ये पावर है ना इस वाटरफॉल की, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और वाटर से बनाई गई इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और इसके अंदर एक स्पेशल टर्बाइंस का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। ठीक है। सो इमेज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो फर्स्ट टॉपिक यानी इंट्रोडक्शन में देखते हैं हमसे क्या कहा गया है। फर्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा राकेश शर्मा इन स्पेस। पढ़ते हैं। राकेश शर्मा was the first Indian astronaut to go into space in 1984। राकेश शर्मा पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट थे जो कहाँ गए थे? स्पेस में गए थे। और कब गए थे? 1984 में। ठीक है। ये जो डेट्स हैं इनको आप याद करते चलेगा। सो राकेश शर्मा was the first Indian astronaut to go into space in 1984। स्पेस में जाके देखते हैं आगे क्या हुआ। ही स्पोक विद द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी फ्रॉम स्पेस। 1984 में जब राकेश शर्मा स्पेस में गए, तब उस टाइम की जो हमारी पीएम थी यानी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर थी, वो थी इंदिरा गांधी। उन्होंने क्या किया? स्पेस में जाके इंदिरा गांधी जी से बातचीत की, है ना। स्पोक मीन बात करना। व्हेन शी आस्क्ड हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, शी यहाँ पे यूज हुआ है प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के लिए। इंदिरा गांधी जी ने क्या पूछा कि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है, वो स्पेस से कैसा दिखता है। ठीक है। तो क्या जवाब दिया देखते हैं। ही रिप्लाइड, सारी जहां से अच्छा। राकेश शर्मा जी ने क्या कहा कि सारे जहां से अच्छा। इसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स बेटर देन द होल वर्ल्ड। राकेश शर्मा ने कहा कि जो हमारा देश है वो सारे जहां से अच्छा है, पूरी दुनिया से अच्छा। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम अ फेमस पेट्रियोटिक पोएम ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। राकेश शर्मा जी ने ये जो बात कही सारे जहां से अच्छा, ये 20th सेंचुरी की एक पोएम से ली गई लाइन है। ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा इंडियाज लोकेशन इन द वर्ल्ड। हम यहाँ बात करेंगे कि इंडिया किस लोकेशन में आता है वर्ल्ड पे। ठीक है। सो इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं, और उन कंट्रीज में जो इंडिया है वो 7वें नंबर यानी 7th पोजीशन पे आता है। ठीक है। 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा। इट इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। और ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया कॉन्टिनेंट में। जिन बच्चों को नहीं पता कि कॉन्टिनेंट क्या होता है, आइए समझते हैं। सो यहाँ पे आपको कुछ कॉन्टिनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। ये जो बड़े बड़े लैंड मास दिख रहे हैं आप, ये पूरा लैंड मास बड़ा बड़ा, ये इन सबको कॉन्टिनेंट कहा जाता है। आपके सामने ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका है साउथ अमेरिका। ठीक है। नीचे आपका ये पड़ जाता है अंटार्कटिक का, ये है आपका अफ्रीका, यूरोप और एशिया। ठीक है। तो ये आपके कॉन्टिनेंट है। सो इंडिया यानी आपको ये दिख रहा है, ये हमारा देश है यहाँ पे इंडिया। ये कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? ये है एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा। यही लाइन हमको क्वेश्चन उसमें हमारे नोट्स में कही गई है। चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज टुगेदर फॉर्म द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मैंने बोला ये जैसे ये बड़ा हिस्सा है, ये पूरा पूरा ये कॉन्टिनेंट। ठीक है। लेकिन सब कॉन्टिनेंट, इससे जो छोटा लैंड मास होगा वो हमारा सब कॉन्टिनेंट कहलाएगा। ठीक है। इंडिया जो है, इंडिया और उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज यानी अड़ोस पड़ोस की जो कंट्रीज हैं, ये सब मिलकर टुगेदर मींस मिलकर क्या बनाती हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाती हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो इसके अंदर सीधी सी बात है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है तो उस इंडिया और उसके आसपास की कंट्री आएंगी। तो इंडिया आता है उसके अंदर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार। ये 7 कंट्रीज हैं जो आपका मिलकर क्या बनाती हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का एक बार मीनिंग जान लेंगे कि क्या होता है। अ सब कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट। मैंने कहा कि जैसे ये बड़ा कॉन्टिनेंट है ना, जैसे ये पूरा पूरा एशिया कॉन्टिनेंट मान लीजिए, और इसका ये जो लार्ज पार्ट है बड़ा, है ना, ये पूरा पूरा कॉन्टिनेंट हो गया, और ये इसका ये एक हिस्सा है ना, ये आपका कहलाता है सब कॉन्टिनेंट। क्या लिखा है आगे बढ़ते हैं। इट दैट हैज इट्स ओन जोग्राफिकल फीचर्स एंड कल्चर। एक सब कॉन्टिनेंट के अपने जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, और इंडिया के अपने जोग्राफिकल फीचर्स हैं। आगे देखिए। सो नेक्स्ट है हमारा मेजर फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया।
ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा इंडिया है किस किस रीजन में बटा हुआ है, किस किस क्षेत्र में बटा हुआ है, देखते हैं फटाफट से। फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन फिजिकल रीजन। हम कह सकते हैं कि जो इंडिया है हमारा लगभग लगभग 5 रीजन में बटा हुआ है। कौन कौन सी रीजन है? फर्स्ट रीजन देखते हैं, द ग्रेट माउंटेन जोन। पहला रीजन जो इंडिया का है फिजिकली वो है माउंटेन्स, है ना। तो इंक्लूड हिमालयन माउंटेन इन द नॉर्थ। अगर मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, सो ये हमारा नॉर्थ हो जाता है, ये हमारा साउथ हो जाता है, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे नॉर्थ की तरफ आपको हिमालयस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द इंडस। नेक्स्ट जो हमारा रीजन है वो है गंगा के प्लेन्स एंड इंडस। प्लेन्स का मतलब होता है वो जगह जो चपटी होती है, ठीक है। पहाड़ तो आपको ऐसे दिख जाएंगे ना, लेकिन जो चपटी जगह जहां अक्सर रहते हैं, हमारे घर बने हुए हैं यहाँ पे, ऐसे जगहों को प्लेन्स कहा जाता है, ठीक है। और यहीं पे ज्यादातर नदियां भी बहती हैं। नेक्स्ट है हमारा, और ये जो प्लेन्स होते हैं ना, इन पे नदियां बहती हैं, नदियां बहने की वजह से ये बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द डेजर्ट रीजन। इंडिया में आपको ज्यादातर जो डेजर्ट है वो वेस्ट साइड में देखने को मिलेगा, यानी राजस्थान के साइड में, है ना, हरियाणा के साइड में, यहाँ पे। सो वेस्ट में कौन सा डेजर्ट देखने को मिलेगा आपको? थार डेजर्ट, ठीक है। ये हमारा वेस्टर्न इंडिया में पड़ता है। आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा द सदर्न पेनिनसुला। पेनिनसुला देखते, पहले आप पेनिनसुला शब्द को समझिए कि पेनिनसुला होता क्या है, ठीक है। चलते हैं उसके लिए हम। अब इस इमेज को देखिए, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे वाला हिस्सा देखिए, ये और यहाँ तक का हिस्सा देखिए। ये जो हिस्सा है ये आपका यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो वो लैंड मास, ठीक है, वो लैंड मास जो 3 साइड से पानी से घिरा हो उसे कहा जाता है पेनिनसुला, ठीक है। अच्छे से समझ गए होंगे आप पेनिनसुला किसे कहा जाता है। पढ़ते हैं द सदर्न पेनिनसुला, ठीक है। अभी जो हमने इमेज में देखा, ये जो हिस्सा दिखा रहा है ना, ये हमारा सदर्न पेनिनसुला, क्योंकि हमारा कहाँ पड़ रहा है, ये साउथ में पड़ रहा है। देखिए, द ट्रायंगुलर लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि लैंड कैसा हो, ट्रायंगुलर हो, ऐसे करके, ऐसे ट्रायंगल की शेप में, और 3 तरफ से क्या हो, वो पानी से घिरा हुआ हो। तो ये क्या है, 3 तरफ से पानी से घिरा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइलैंड्स। इंडिया के अंदर कौन कौन से आइलैंड्स आते हैं देखते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड। इंडिया के अंदर आपको 2 तरह के आइलैंड देखने को मिलेंगे, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। इनको भी हम देख लेते हैं। आपका ये जो ये दिख रहे हैं ना, ये आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक है। और यहाँ मैप में बहुत कम दिख रहा है आपको, दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन इस साइड आपके पड़ेंगे यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। आप चाहो तो गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक ब्रीफ यहाँ पे दे दिया है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है, नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया की जो नेचुरल बाउंड्रीज है उसके बारे में हम बात करते हैं। बाउंड्रीज आपको पता है बाउंड्रीज क्या होती है? एक तरह की रुकावट, ठीक है, जो जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, बाउंड्री, रेखा। इंडिया इज सराउंडेड बाय मैनी नेचुरल फीचर्स। इंडिया जो है बहुत सारे नेचुरल फीचर से घिरा हुआ है। कैसे देखते हैं। नॉर्थ, नॉर्थ में आपको यहाँ पे हिमालयन माउंटेन रेंज मिल जाएगी, ठीक है। आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे अभी दिखाते हैं आपको क्लियरली। सो देखिए, आपका ये ऊपर का हिस्सा हो गया नॉर्थ, नीचे का हिस्सा हो गया आपका साउथ, इस तरफ का हिस्सा हो गया आपका वेस्ट, और इधर का हिस्सा हो गया ईस्ट। एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे और अपनी इमेज में हम देखते जाएंगे। सो अभी हमने पढ़ा कि नॉर्थ में हिमालयंस होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना द हिमालयन रेंज। सो नॉर्थ में हिमालय क्या काम करता है, एक बैरियर का काम करता है, दुश्मन को दूसरी तरफ से इस तरफ आने नहीं देता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। वेस्ट के बारे में देखते हैं। वेस्ट में क्या क्या है। वेस्ट में हमारा थार डेजर्ट और अरेबियन सी। साउथ में हमारा इंडियन ओशियन, देख लेते हैं एक बार। सो वेस्ट, वेस्ट में आप देखिए यहाँ पे इन इंडियन डेजर्ट लिखा हुआ ना, तो थार डेजर्ट को ही इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। एक बात आपको यहाँ पे याद कर लेनी है, ठीक है। इंडियन डेजर्ट हमारा ये था। और क्या बताया गया था हमें, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अरेबियन सी। सो दूसरी इमेज दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ पे आपको अरेबियन सी साफ साफ दिखेगा। तो देखिए ये रहा अरेबियन सी, और ये कहाँ पड़ रहा है, ये वेस्ट में पड़ रहा है, ठीक है। ईस्ट में आपका एक पड़ जाएगा बे ऑफ बंगाल। तो ये सारे क्या है, ये सारे सारे नेचुरल बैरियर्स हैं। नेचुरल बैरियर्स का मतलब कि दुश्मन को उस तरफ से इस तरफ आने नहीं देते हैं, ठीक है। इधर देखिए, साउथ, साउथ में आपका पड़ जाता है इंडियन ओशियन, ठीक है, ये आप एक तरीके का बैरियर का काम करता है। और ईस्ट में आपका मैंने बे ऑफ बंगाल आपको यहाँ पे दिखाई दिया गया। तो जो ये सारे के सारे नेचुरल बाउंड्रीज थी जो हमने यहाँ पे अभी देखी। अब हम समझेंगे इन नेचुरल बाउंड्रीज का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है।
कि क्या काम ऐसा करती हैं जिसके ये इन्हें इंपॉर्टेंट कहा जाए। सो देखते हैं। These geographical features separate India from the rest of Asia, यानी पूरा का पूरा एशिया अलग, और इनकी वजह से इंडिया एक अलग। मान लीजिए अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, सो हम अपने इमेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये पूरा का पूरा एशिया है। यहाँ पे इन ज्योग्राफिकल जो हमारे बैरियर्स हैं इनकी वजह से ये पूरा पूरा एशिया अलग दिखाई पड़ता है और हमारा इकलौता इंडिया अलग दिखाई पड़ता है। तो इससे क्या है, हमारे इंडिया की एक अलग पहचान दिखाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस इंडियाज क्लाइमेट, और इंडिया के क्लाइमेट पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। ठीक है। ये जो बारिश हो रही है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब हमारे इन बाउंड्रीज की वजह से ही होता है। अगर ये ना हो तो क्लाइमेट में काफी बुरा असर पड़ेगा। फैक्ट, कल्चर एंड ट्रेडिशन सेपरेट। ठीक है। सो कल्चर, ट्रेडिशन, इन सबको भी ये प्रभावित करता है, यानी अफेक्ट करता है। प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियाज हिस्ट्री, और इंडिया की हिस्ट्री में इसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। किसने? हमारे नेचुरल बाउंड्रीज ने। ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है द हिमालयाज। इससे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा। इमेज देख लेते हैं हम पहले। ठीक है, नीचे की तरफ करता हूं मैं आपको स्क्रॉल करके। ठीक है, अब आपको साफ साफ दिख रही होगी। तो ये जो इमेज दिख रही है ना आपको, ये सैटेलाइट इमेज है। किसकी सैटेलाइट इमेज है? ये हमारे हिमालयाज की सैटेलाइट इमेज है जी। ये दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे हिमालयाज है। ये सारा का सारा यहाँ पे आपका हिमालयाज है। तो आप एक अच्छे से एक बार हिमालयाज को देख लीजिए, फिर उसके बारे में हम आप यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। देखते हैं हमसे ये इमेज क्या कह रही है। दीज आर सैटेलाइट इमेज ऑफ द हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज की ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। नोट दैट द लेंथ ऑफ द रेंज इज अबाउट 2500 किलोमीटर। हमें ये बात याद कर लेनी है कि जो हिमालयन रेंज है वो कितनी लंबी है। वो है हमारी 2500 किलोमीटर, यानी 2500 किलोमीटर। चलिए अब हम क्या करते हैं, हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, द हिमालयाज, द हिमालयाज माउंटेन रेंज, द हिमालयाज आर वेरी लॉन्ग एंड हाई माउंटेन रेंज। हिमालयाज जो है वो आपके बहुत लॉन्ग यानी बहुत लंबे हैं। ठीक है, लंबे तो है ही हैं, साथ में बहुत ऊंचे भी हैं, तो यानी बहुत हाई। नेक्स्ट, ऑन द मैप दे अपेयर लाइक अ ह्यूज वॉल इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अगर हम मैप में देखते हैं तो एक बड़ी दीवार की तरह हमको ये दिखाई देते हैं। मैनी पीक्स ऑफ द हिमालयाज आर एक्सट्रीम हाई। ठीक है, ये पूरी एक रेंज है हिमालयाज की, और यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे। ठीक है, और इसमें से ऐसे ऐसे माउंटेन्स हैं जो बहुत बहुत बड़े माउंटेन है, जिनकी कोई उम्मीद नहीं है, हम जिन्हें हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े आपको यहाँ पे माउंटेन देखने को मिलेंगे। उनमें से बहुत सारे माउंटेन्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, हाइट ऑफ द हिमालयाज, मैनी पीक्स आर मोर देन 8000 मीटर्स हाई। इनमें से ऐसी बहुत सारी पीक, पीक यानी चोटी, ऐसी बहुत सारी लंबी लंबी चोटियां हैं पहाड़ की जो 8000 मीटर से भी बहुत ऊंची हैं। ठीक है, 8000 मीटर सुनने में भले ही आपको कुछ भी इमेजिन ना लगे, लेकिन 8000 मीटर बहुत बड़ा होता है। सच पीक्स आर कॉल्ड द 8000ers, और ऐसी चोटियां जो लगभग लगभग 8000 मीटर ऊंची हैं यानी बड़ी हैं, उनको क्या कहा जाता है? 8000ers। ठीक है। सो ऐसे ऐसे जो सवाल हैं कि ये 8 मीटर, 8000 मीटर्स, 8000ers, ये आपके 1 मार्क में पेपर में आ सकते हैं। तो आप इनको नोट करके रखें अभी से। ठीक है, और आप साथ साथ इन नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको पढ़ने में ना आसानी हो। आगे बढ़ते हैं। सो हिमालयाज टॉपिक के अंदर हमारा नेक्स्ट जो है वो है कंट्रीज कवर्ड बाय हिमालयाज, की हिमालयाज कहाँ कहाँ फैला हुआ है, पढ़ते हैं। हिमालयन माउंटेन रेंज स्प्रेड अक्रॉस 6 कंट्रीज। जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो आपकी 6 कंट्रियों में फैली हुई है। कहाँ? एशिया के अंदर 6 कंट्रियों में। कौन कौन सी कंट्रियां हैं वो? फर्स्ट है इंडिया, इंडिया में तो हिमालय है ही। सेकंड, नेपाल में भी फैला हुआ है, भूटान में भी फैला है, चाइना में भी फैला हुआ है, पाकिस्तान में भी है, और अफगानिस्तान में भी है। तो यहाँ यहाँ आपका हिमालय फैला हुआ है। थर्ड पॉइंट, हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। आपके वर्ल्ड में जो हाईएस्ट माउंटेन है ना, वो क्या है? वो हिमालयन रेंज का हिस्सा है। सो द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। आपने कई जगह
अखबार में, न्यूज़पेपर वगैरह में, टेलीविज़न में आपने देखा होगा कि ऐसी न्यूज़ेस आती हैं कि लोगों ने क्या कर दिया, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, रिकॉर्ड बना दिया नया। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है आपका दुनिया का सबसे ऊँचा माउंटेन है, ठीक है? और वो कहाँ है? वो आपका हिमालयन रेंज का हिस्सा है। सो इट इज़ द पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज, साफ-साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। हाइट देखते हैं, इट्स हाइट इज़ अबाउट 8848 मीटर। जो इसकी हाइट है, किसकी? माउंट एवरेस्ट की, वो है 8848 मीटर, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। फोर्थ पॉइंट, रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज। अब हम पढ़ेंगे कि हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, ठीक है? आपको पता है हिमालयाज के अंदर बहुत सारी स्नो होती है, ठीक है? और समर के अंदर यानी गर्मी के अंदर क्या होता है, ये स्नो मेल्ट होती है, ठीक है? मेल्ट होके, अब भले ये एक एक बूंद मेल्ट हो रही हो, लेकिन एक एक बूंद होकर ये बड़ी नदी का रूप ले लेती है, ठीक है? तो हम बोलते हैं बूंद बूंद से ही सागर बनता है, ठीक कुछ उसी तरीके से। So during summer, snow on the Himalayas melt and form rivers। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ कि गर्मियों के दिनों में ये जो हिमालयाज की जो बर्फ होती है, स्नो होती है, वो मेल्ट होती है, पिघलती है, और क्या बन जाती है, वो नदियां बन जाती हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स कमिंग फ्रॉम द हिमालयाज। हिमालय से आने वाली कौन कौन सी रिवर्स हैं देखते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट है गंगा, सेकंड इंडस, और तीसरी ब्रह्मपुत्र। वैसे तो काफी नदियां हैं जो आपकी हिमालय से निकलती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में बताया गया है, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। इंपॉर्टेंस ऑफ दीज रिवर्स, इनका हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि ये रिवर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सो दीज रिवर्स प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, ये हमें पीने का पानी देती हैं। नेक्स्ट, हेल्प इन एग्रीकल्चर। आज की डेट में भी ऐसे बहुत सारे किसान हैं, फार्मर्स हैं, जिनके पास खुद का 12 नहीं 12 मतलब जैसे वो पानी निकालते हैं, खुद का पंप है ना, वाटर सेट कुछ भी नहीं है। वो डिपेंडेंट है नदियों के ऊपर, बारिश के ऊपर। सो एग्रीकल्चर में ये नदियां बहुत हेल्प करती हैं। प्रोवाइड वाटर फॉर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को भी ये पानी सप्लाई देती हैं। सपोर्ट द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, और ऐसे मिलियंस ऑफ पीपल, ऐसे बहुत लोग हैं जो केवल इन नदियों पे डिपेंडेंट हैं पीने के पानी के लिए। आपके घरों तक भी जो पानी पहुंचाया जा रहा है वो भी आपका गंगा वाटर ही है, ठीक है? मतलब जो आपके पास आसपास नदी है उसका स्वच्छ पानी सरकार द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है, ठीक है? बिकॉज ऑफ दिस द हिमालयाज आर कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। इतनी सारी वहां से नदियां निकलती हैं, सबको पानी मिलता है, इस वजह से हिमालयाज को क्या कहा जाता है, वाटर टावर ऑफ एशिया, यानी एशिया को वाटर देने वाला। टावर तो आप समझते हैं, मोबाइल का टावर में क्या होता है, उससे सिग्नल मिलते हैं। सो ये वाटर टावर मतलब हमें वाटर मिलता है इससे, ठीक है? उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर के नजरिए से। आगे बढ़ते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, वो क्या है, कल्चरल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस। हिमालयास का हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में क्या रिलीजियस यानी धार्मिक, और कल्चरल हमारी सांस्कृतिक रूप में क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं। द हिमालयाज आर कंसिडर्ड स्केर्ड इन मैनी रिलीजन्स। हिमालयाज जो है वो बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे रीजन में पवित्र माना जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिमालय की पूजा करते हैं, ठीक है? मैनी टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज आर बिल्ट इन दीज माउंटेन। इन माउंट हिमालयन माउंटेन्स में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज, ठीक है, बिल्ड की गई हैं, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए हैं। टेम्पल तो आप जानते हैं मंदिर, और मोनेस्ट्रीज का मतलब होता है आपका मठ, ठीक है? मठ जहाँ पे साधु वगैरह लोग रहते हैं। Monk and spiritual seekers from around the world visit them for prayer and meditation। यहाँ पे इन टेम्पल्स में, इन मोनेस्ट्रीज में बहुत सारे मॉन्क यानी साधु, स्पिरिचुअल यानी ऐसे लोग जो पूजा पाठ में लीन रहते हैं, वो यहाँ पे आते हैं किस लिए, प्रेयर करने के लिए और मेडिटेशन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भागीरथी रिवर एंड गौमुख, ठीक है? आपको यहाँ पे जो इमेज दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे ये एक छोटा सा आपका मुंह टाइप का है, लग रहा है जैसे किसी का मुंह है ना? ये है आपका गौमुख। यहाँ पे हमें फिगर में भी यहाँ पे दिया गया है कि ये क्या है, हमारा गौमुख। पढ़ते हैं इसके बारे में। द भागीरथी रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सबसे पहले ट्रिब्यूटरी का मतलब समझते हैं। मान लीजिए ये एक बड़ी नदी है, ठीक है? और बड़ी नदी हमेशा छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनती है। जैसे मान लीजिए एक छोटी नदी यहाँ से आई, एक छोटी नदी यहाँ से आई, एक यहाँ से आई, ठीक है? दूसरी छोटी नदी यहाँ से आ रही है, और यहाँ से, और यहाँ से।
सो ये छोटी छोटी नदियां मिलके ही एक बड़ी नदी बन रही हैं। तो इन छोटी छोटी नदी को ये कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। सो ये बीच में हम कंसिडर कर सकते हैं कि बीच में बड़ी नदी गंगा है और भागीरथी रिवर उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सो द भागीरथी रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, ठीक है। इट बिगिंस फ्रॉम गौमुख इन उत्तराखंड। जो भागीरथी रिवर है वो हमारी गौमुख से निकलती है, ठीक है। कहाँ पे है ये हमारा उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ गौमुख। सो मीनिंग ऑफ गौमुख, गौमुख मीन्स काउज माउथ। गौ, गौ मीन्स हमारे पढ़ते हैं, गौ गौ मीन्स गाय, और मुख यानी आपका माउथ यानी मुंह, ठीक है। सो गाय का मुंह, इसलिए लिखा है यहाँ पे काउज माउथ। अगर हम शब्दों के ऊपर जाए तो उसका यही मीनिंग निकलेगा। गंगोत्री ग्लेशियर, गौमुख इज द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। एक बहुत बड़ा ग्लेशियर जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, गौमुख उसका एक छोटा सा हिस्सा है, एज उसका किनारा है कह सकते हैं। दिस ग्लेशियर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडियन हिमालय। इंडियन हिमालय में बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर हैं जो बड़े बड़े हैं, लेकिन उनमें से एक ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ गौमुख, गौमुख का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में? इट इज कंसिडर्ड अ होली प्लेस, इसको एक पवित्र जगह माना जाता है, ठीक है। मैनी पिलग्रिम विजिट इट, बहुत सारे जो यात्री होते हैं ना यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, एक तरीके से यात्रा करने आते हैं, तीर्थ यात्रा कहा जा सकता है। इट इज ऑल्सो अ पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन, और ये बहुत अच्छी, बहुत पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है, यहाँ पे लोग ट्रैकिंग के लिए भी आते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ इज द हिमालयाज वर फाउंड, कि हिमालयाज किस तरह बने, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, गोंडवाना द एंशियंट लैंड मास, एक लैंड मास है आपका जिसका नाम दे रखा है यहाँ पे गोंडवाना। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक थोड़ा सा पास्ट बताना चाहूंगा आपको, ठीक है। आपको अच्छा भी लगेगा और समझ में भी काफी अच्छे से आएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक थ्योरी होती है जिसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसमें क्या कहा गया है कि जितने भी आज हमारे कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं ना आपको, ये आपने यहाँ देखा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, सब के सब पहले एक साथ जुड़े हुए थे। ये सब के सब एक साथ लिंक्ड थे, जुड़े हुए थे। आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, ये देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरेशिया, ये सब आपके एक साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। जब ये एक साथ जुड़े हुए थे तो आपका इसका बोला जाता है पैंजिया, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इनमें से कुछ कॉन्टिनेंट्स अलग हो गए। आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे अलग हो गया, यूरेशिया अलग, और ये वाला पॉइंट अलग। तो ये जो हिस्सा था ये वाला, इसको हमने कह दिया लॉरेशिया, और ये जो निचला हिस्सा था यानी ये वाला, इसको हमने कह दिया गोंडवाना, जिसे हम अभी हम पढ़ेंगे। सो अब इंडिया को देखिए, इंडिया ये रहा, इंडिया जो था एक टाइम पे गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। फिर ये जो मॉडर्न वर्ल्ड यानी आज का जमाना, आज हम देखते हैं सारे के सारे कॉन्टिनेंट, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, अफ्रीका हो, इंडिया, यूरेशिया, ये सब आपके अलग थे, इंडिया कॉन्टिनेंट नहीं है, ठीक है। सो सब के सब क्या थे आपके अलग हो चुके हैं। तो आप यहाँ देखिए, इंडिया भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, इंडिया यहाँ से निकल के, यहाँ से टूट के धीरे 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 क्या यहाँ पे आके टच हो गया, देख सकते हैं आप। अभी इंडिया यहाँ पे पहले कहाँ था, यहाँ। सो यहाँ से यहाँ, और इमेज में देख सकते हैं जब इंडिया आपका यहाँ था तो यहाँ आपका नेबर था अफ्रीका। यही चीज हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ते हैं। सो अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, बहुत साल पहले, ठीक है, इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ ह्यूज लैंड मास, इंडिया एक बहुत बड़े लैंड मास का हिस्सा था जिसका नाम था गोंडवाना, जो कि मैंने आपको अभी इमेज में दिखाया। इन दिस लैंड मास इंडिया एंड अफ्रीका वर नेबर्स, जो ये लैंड मास था इसके अंदर इंडिया और अफ्रीका आपके नेबर्स थे, नेबर्स यानी पड़ोसी। मैंने अब आपको भी ये चीज बता चुका हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मूवमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का चलना। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, इंडिया ब्रोक अवे फ्रॉम गोंडवाना, कुछ समय के बाद जो गोंडवाना जो लैंड मास था, इंडिया वहां से टूट गया, अलग हो गया, और इट स्लोली स्टार्टिंग मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और ये नॉर्थ की तरफ जाने लगा। देख सकते हैं आप, ये यहाँ था, इंडिया दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से हट के ये ऊपर यानी नॉर्थ की तरफ जाने लगा धीरे 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 धीरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, कोलिजन विद यूरेशिया, यूरेशिया के साथ टकराव, टकराना। अबाउट 50 बिलियन ईयर्स अगो, आज से 50 मिलियन साल पहले, इंडिया रीच द लैंड मास ऑफ यूरेशिया। यूरेशिया आपने अगर नहीं देखा हो तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो ये पार्ट आपका दिख रहा है ना, ये यूरेशिया है। सो इंडिया यहाँ से टूट के यहाँ तक पहुंचने में इंडिया को आपके
50 मिलियन साल लग चुके हैं, ठीक है। यहाँ से टूटते धीरे 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 आपका यहाँ पे आया और यूरेशिया से जाके टकरा गया। वही हम पढ़ेंगे। अबाउट 50 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया रीड द लैंड मास ऑफ यूरेशिया। 50 मिलियन साल के सफर के बाद इंडिया कहाँ पहुंचा? यूरेशिया पहुंचा। इंडिया कोलाइडेड विद यूरेशिया। इंडिया चाहते ही यूरेशिया से धम करके टकरा गया। आगे देखते हैं क्या हुआ। वॉट हैपेंड आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद क्या हुआ? द लैंड बिटवीन द टू लैंड मास क्रम्बल्ड एंड रोज अप। मान लीजिए ये एक लैंड है, एक जमीन है और ये दूसरी जमीन है, ठीक है। तो जब ये जमीन यहां से आके इस पर टकराएगी, टकराने के बाद आपके बीच में ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपका खड़ा हो जाएगा, यानी एक तरीके से ये माउंटेन का शेप ले लेंगे कुछ इस तरीके से करके, ठीक है। सो वही हुआ, इंडिया जाके सीधा आपका यूरेशिया में टकरा गया और जो उसका बीच का हिस्सा था वो ऊपर की तरफ खड़ा हो गया। इट हैपेंड लाइक अ कारपेट रिंकलिंग व्हेन पुश्ड फ्रॉम वन साइड। मान लीजिए आप घर में कारपेट बिछा होगा, तो आप कारपेट पे हाथ रख के, पैर रख के उसको एक तरफ से आगे पुश कीजिएगा, तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसको करके देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दिस प्रोसेस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। और जब ये इंडिया आपका यूरेशिया से टकराया तो बीच में जो चीज बनी वो हमारी बनी क्या? हिमालयन माउंटेन, ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी पीछे पढ़ा भी। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? इंडिया इज स्टिल मूविंग। इंडिया आज भी यूरेशिया की तरफ बढ़ रहा है। आप तो कह रहे होंगे हम तो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, हमें तो पता नहीं चल रहा है कि कब बढ़ रहा है। आगे देखते हैं क्यों नहीं पता चलता हमको। इवन टुडे इंडिया इज स्लोली पुशिंग इनटू एशिया। बढ़ रहा है लेकिन कैसे बढ़ रहा है? स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, बहुत धीरे, ठीक है। इट मूव्स अबाउट 5 सेंटीमीटर एवरी ईयर। हर साल केवल 5 सेंटीमीटर बढ़ता है ये, हर साल, एवरी ईयर, ठीक है। द स्पीड इज मच स्लोअर देन द रेट ऑफ विच अवर हेयर ग्रोज। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये स्पीड इतनी धीरे है, इतनी धीरे है कि इससे तेज तो हमारे बाल उग जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि आपके बाल उगने से भी ज्यादा धीरे है, तो मतलब बहुत ज्यादा ही धीरे होगा। हमको ये नोटिस में समझ में भी नहीं आएगा, देखिएगा भी नहीं कि क्या सच में इंडिया आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। ठीक है, देखते हैं आगे। सो द हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग। अब ध्यान से देखिए, इंडिया आगे बढ़ रहा है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे यूरेशिया टकराया हुआ है। इंडिया यहाँ से बढ़ा और यूरेशिया से यहाँ पे टकरा गया, और बीच में क्या चीज बनी? बीच में हमारा ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये बनी मान लो हिमालयाज। अब इंडिया अगर आगे बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे धीरे, तो हिमालयाज का हाइट भी तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। सो बिकॉज इंडिया इज स्टिल मूविंग, इंडिया आज भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिस वजह से हिमालयाज आज भी बढ़ रहे हैं। दे ग्रो अबाउट 5 मिलीमीटर एवरी ईयर। ये हर साल 5 मिलीमीटर बढ़ते हैं। ग्रोथ ओवर लॉन्ग टाइम, देखते हैं एक लंबे समय में ये कितना बढ़ चुके हैं। सो 1000 साल में ये अब तक 5 मीटर बढ़ चुके हैं, जो कि काफी ऊंचाई है, 5 मीटर, ठीक। ऐसे ही आगे ये चलता रहा तो ये काफी और भी ऊपर तक जा सकता है, लेकिन उसमें काफी सालों का टाइम लगेगा। सो अब कुछ हिमालयाज के बारे में और डीपली पढ़ेंगे हम। द हिमालयाज मीनिंग एंड उसकी रेंजेस। मीनिंग ऑफ हिमालय, हिमालय की मीनिंग पढ़ते हैं। द वर्ड हिमालय कम फ्रॉम संस्कृत। जो हिमालयन जो वर्ड है ये हमारा संस्कृत से आया है। कहाँ से आया है? संस्कृत से, ठीक है। सो इट इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स। ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है आपका हिमा और दूसरा आल्या। हिमा का आपका जो अर्थ होता है वो स्नो, और आल्या का मीन्स होता है होम या अबोर्ड। दोनों का मतलब एक होता है घर। अब देखिए, हिमा और यहाँ पे लिखा है आल्या। आलिया भट्ट नहीं वाला, कुछ बच्चे आलिया भट्ट सोच रहे होंगे, नो। सो हिमा मीन्स स्नो, यानी स्नो, बर्फ, और आलिया मीन्स होम, यानी घर। सो स्नो का होम यानी बर्फ का घर आपका क्या कहलाएगा? हिमालय, ठीक है। इसलिए इंग्लिश में कह सकते हैं अबॉर्ड ऑफ स्नो, या फिर हम बोल सकते हैं होम ऑफ स्नो। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, चलेगा। आगे देखते हैं। सो सेकंड पॉइंट है हमारा, 3 मेन रेंजेस ऑफ द हिमालय। आपका जो हिमालय है ना वो 1, 2, 3, 3 मेन पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द हिमालयस आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन रेंज, ओके। द फर्स्ट पार्ट इज हिमाद्री। जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हिमालय बटा हुआ है उसे बोलते हैं हिमाद्री। हिमाद्री को ही आपका ग्रेटर हिमालयस कहा जाता है। इट इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट रस्ड पार्ट ऑफ द हिमालयस। ये हिमालयस का सबसे ऊंचा और मोस्ट रस्ड यानी बहुत उबड़ खाबड़ वाला हिस्सा है।
इट हैज वेरी टॉल पीक्स, और यहीं पे जितनी भी लंबी लंबी चोटियां हैं ना, हमारी हमारी चोटियां नहीं, यहाँ पे माउंटेन की चोटियां, ठीक है, वो आपको यहीं पे मिलेंगी। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स यानी चोटी यहाँ पे है? सो माउंट एवरेस्ट, ये सबसे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा है, और कंचनजंगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पीक्स आपको कहाँ मिलेंगी? हिमाद्री में, जिसे ग्रेटर हिमालयस भी कहा जाता है। इसके फीचर्स देखते हैं हम। फीचर्स, फर्स्ट इसका फीचर है कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो आपका ये जो हिमाद्री वाला है, जो हिस्सा है हिमालय का, पूरे साल थ्रू आउट द ईयर बर्फ से ढका रहता है। वेरी कोल्ड रीजन, जब पूरे साल बर्फ से ढका रहेगा तो सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा ठंडा एरिया है ये। वेरी फ्यू पीपल लिव हेयर, बहुत ही ज्यादा कम लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि रहना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, ठंड इतनी ज्यादा पड़ती है कि कोई यहाँ पे नहीं रह सकता। अगर कोई रह रहा है तो उसकी मजबूरी है। जैसे हमारी इंडियन आर्मी, ठीक है, वो ऐसे इलाकों में रहती है क्योंकि वो हमें हमको दुश्मन से बचा सके, हमारे देश की रक्षा कर सके। सो लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, तो यहाँ पे जो जीवन है, लाइफ है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट रीजन, यानी जो हमारा मैंने बताया ना, हिमालय आपका 3 पार्ट में बटा हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या था? हिमाद्री। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। सो जो आपका सेकंड पार्ट है वो है आपका हिमाचल। हिमाचल, इसको आप लेसर हिमालयाज या लोअर हिमालयाज भी कह सकते हैं। लोकेटेड साउथ ऑफ द हिमाद्री, मान लीजिए ये हिमाद्री है, ठीक है, ये माउंटेन शो कर लेता हूँ कि मान लीजिए ये हिमाद्री है। हिमाद्री के नीचे निचली तरफ यानी साउथ की तरफ आपको क्या मिलेगा? हिमाचल, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना साउथ ऑफ द हिमाद्री। हैज अ मॉडरेट क्लाइमेट, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना, मॉडरेट होता है, ना तो ज्यादा ठंडा ना तो ज्यादा गर्म, नॉट टू कोल्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ना तो ज्यादा ठंडा ना तो ज्यादा गर्म, मॉडरेट रहता है यहाँ पे। इसके फीचर्स पढ़ते हैं। रिच बायोडाइवर्सिटी, इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो रिच है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब आपका यहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स आपको एक ज्यादा मात्रा में मिल जाएंगे देखने को। सुटेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, और यहाँ पे एक इंसान अपना जीवन बिता सकता है, ठीक है। सो देखते हैं हिमाचल में कौन कौन से आपके यहाँ पे फेमस हिल स्टेशन में दिखते हैं। सो पहला है आपका नैनीताल, जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है। दूसरा है दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में। शिमला आपका हिमाचल प्रदेश में। मसूरी उत्तराखंड में। तो ये जो सारे के सारे फेमस हिल स्टेशन हैं, नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, ये सब के सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये आपको हिमाचल के अंदर देखने को मिलेंगे। सो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि कौन कौन यहाँ पे, ठीक है, गया हुआ है, ठीक है, कौन नैनीताल गया है, कौन दार्जिलिंग गया है, कौन शिमला गया है, कौन मसूरी गया है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। सो जो थर्ड पार्ट है हिमालय का वो है आपका यहाँ पे शिवालिक हिल्स, जिसको हम आउटर हिमालयस भी कहा जाता है। द लोएस्ट एंड आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस, ठीक है, हिमालयस की सबसे लोएस्ट, सबसे छोटी और सबसे बाहरी तरफ, आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर की तरफ की रेंज है ये। फीचर्स देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ रोलिंग हिल्स, ज्यादातर जो यहाँ पे हिल्स है ना वो ढलान वाली हैं, रोलिंग मीन्स ढलान वाली। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, बहुत ज्यादा घना आपको यहाँ पे फॉरेस्ट मिल जाएगा। और वाइल्ड लाइफ यानी एनिमल्स बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। रिच इन वाइल्ड लाइफ का मतलब यही होता है, रिच मतलब बच्चे अमीर ना समझे, रिच मीन्स ज्यादा मात्रा में दिखेगा आपको। इंपॉर्टेंस देखते हैं। एक्ट एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन हिमालयाज एंड गैंगटिक प्लेन्स, आप मान लीजिए ये हिमालयाज है, ठीक है, और ये आपका गैंगटिक प्लेन है। गैंगटिक प्लेन अभी आप कंसिडर कर लीजिए, गैंगटिक प्लेन जहां पे गंगा बह रही है, ठीक है, एक उस तरीके से। डिटेल में इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो हिमालयाज और गैंगटिक प्लेन के बीच में आपका पड़ता है शिवालिक, इसलिए यहाँ पे कहा गया कि ये एक ट्रांजिशन जोन है, कि यहाँ से यहाँ जाने का ट्रांजिशन जोन, ठीक है, बदलाव हो रहा है आपका यहाँ पे। इस माउंटेन से आप कहाँ आ रहे हो? आप आ रहे हो गैंगटिक प्लेन्स में। आपको इमेज में यहाँ पे एक घर बनाया हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, इस घर का नाम है आपका काज कुनी हाउस, और आपको यहाँ पे दिखेगा ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सो हिमाचल प्रदेश में यानी ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ हिमालयाज हैं, जो ठंडे एरियाज हैं, वहाँ पे कुछ अलग ही स्टाइल के घर बनाए जाते हैं, जो वहाँ की ज्योग्राफी के हिसाब से होते हैं, ठीक है। सो उसी के बारे में पढ़ते हैं अभी हम। सो देखिए, स्पेशल हाउस कंस्ट्रक्शन इन हिमालयाज। ट्रेडिशनल हाउस आर बिल्ट यूजिंग स्टोन और वुड, स्टोन यानी आपका पत्थर, और वुड यानी लकड़ी। लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल करके ट्रेडिशनल घर बनाए जाते हैं। इनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो 2 टाइप की होती है, यानी 2 तरह के ये घर बनते हैं स्टाइल। कातकुनी स्टाइल और धज्जी देवारी स्टाइल, ठीक है। नाम बड़े तो आपको अजीब लगे, लेकिन आपको ये याद करने होंगे, पेपर के हिसाब से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो क्या है क्या? कातकुनी स्टाइल और धज्जी देवारी स्टाइल, ये 2 तरीके से यहाँ पे घर बनाए जाते हैं।
एडवांटेजेस देखते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या है। कीप हाउसेज वार्म इन कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम में ये घर को गर्म रखने का काम करते हैं। हेल्प रेजिस्ट डैमेज ड्यूरिंग माइल्ड अर्थक्वेक, और जब अर्थक्वेक आते हैं ना, तो अर्थक्वेक इनके अंदर, इन घरों के अंदर ऐसी क्षमता है, ये अर्थक्वेक को एक तरीके से कह सकते हैं एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। कुछ खास यहाँ पे नुकसान नहीं होता जब अर्थक्वेक आते हैं, इन घरों की वजह से, ठीक है, इन स्टाइल्स की वजह से। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। आपका ये जो नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। नोन फॉर रिच बायोडाइवर्सिटी, रिच बायोडाइवर्सिटी मतलब आपको अलग अलग तरीके के, आपको प्लांट्स, अलग अलग तरीके के एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एक इमेज हमको ऊपर दी गई है, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वो आपकी हिमालयन नेशनल पार्क से ही रिलेटेड है। इमेज को आप अगर ध्यान से देखें, जो फर्स्ट यहाँ पे सब लाइन वाइज सब कुछ लिखा हुआ है, जो आपकी फर्स्ट इमेज है, 1 नंबर डाला हुआ है, ये आपकी है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया की, कि ये वो एरिया है जहां आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क बना हुआ है, ठीक है। सेकंड इमेज की तरफ चलते हैं, आपको हमारे एक पक्षी देखने को मिल रहा है। देखते हैं कौन सा पक्षी है ये, तो उसका नाम है हिमालयन मुनाल, ठीक है, और ये मेल पक्षी है। और थर्ड इमेज की तरफ चलते हैं, थर्ड आपकी ये रही। और मोनेस्ट्री इन लद्दाख, हम तो पीछे पढ़ते हैं ना, मोनेस्ट्री जो बनी हुई है, मठ, वो आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ये मठ बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। द व्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश, ये आपकी जो फोर्थ इमेज है, ये जो जिसमें आपको नदी दिखाई दे रही है, ये आपके यहाँ पे ये व्यास नदी है। नेक्स्ट फिफ्थ में देखते हैं, फिफ्थ में लिखा हुआ स्नो लेपर्ड, आपको यहाँ पे ये स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाएगा। सिक्स में क्या दिखा रखा है, अ डिस्प्ले ऑफ प्रोड्यूस इन अ लोकल मार्केट इन द हिमालय, आपको सामने ये एक लोकल मार्केट देगी आपको, जहाँ पे सामान मिल रहा है, सब्जी वगैरह और दूसरी चीजें हैं, ठीक है। और ये सेवेंथ इमेज में दे रखा है, रोडेंड्रॉन अ टाइप ऑफ शरबेट इज मेड आउट ऑफ हिज फ्लावर्स, आपको एक क्यारी सी दिखेगी। क्यारी मीन्स मतलब ये एक डिजाइन तरीके का बना हुआ है, जो इन फूलों से ही बना हुआ है, ठीक है। ये जो इमेज थी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था इसमें, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया था, नोन फॉर रिच बायोडाइवर्सिटी की, बहुत ज्यादा अलग अलग वैरायटी के आपको प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और क्या दे रखा है, डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, यूनेस्को, ठीक है, एक संस्था है यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन, उसने इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज बोल रखा है, कि ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी बहुत ज्यादा पुरानी और महत्वपूर्ण साइट है ये, ठीक है। कंजर्वेशन देखते हैं इसको कौन कौन बचाता है। प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट, एक तो गवर्नमेंट आपका अपना रोल प्ले करती है इसको प्रोटेक्ट करने में, और यहाँ के जो लोग होते हैं वो, ठीक है। अब लिखा हुआ भी है कि लोकल विलेज कम्युनिटीज, दो लोग, दो जने इसको मिलके बचाते हैं, गवर्नमेंट और यहाँ के लोग। जिस टॉपिक तक हमें पहुंचना था वो हम उस पर हम पहुंच चुके हैं। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस वीडियो का, ठीक है। इसके बाद जो भी टॉपिक होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। समझते हैं द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। जब भी आपने डेजर्ट पढ़ा होगा, डेजर्ट के बारे में पढ़ते ही आपको जो इमेज अंदर आपके दिमाग में बनती है, वो क्या इमेज बनती है, कैसी इमेज बनती है, वो हॉट प्लेस यानी गर्म जगह। आप सोचते होंगे कि यार डेजर्ट है तो गर्म होगा, लेकिन देखते हैं यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट क्यों कहा गया है। व्हाट इज अ कोल्ड डेजर्ट, द वर्ड डेजर्ट यूजुअली मेक्स अस थिंक अ हॉट प्लेस, जब भी हम डेजर्ट के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है गर्म जगह की, कि यार ये तो हॉट होगा, गर्म होगा। बट देयर आर ऑल्सो कोल्ड डेजर्ट, पर ऐसी जगह भी हैं जहां पे आपको ठंडे डेजर्ट देखने को मिलेंगे। इंडिया हैज अ कोल्ड डेजर्ट इन लद्दाख, इंडिया का जो कोल्ड डेजर्ट है ना, वो कहाँ पे है आपका, लद्दाख में है। नेक्स्ट, क्लाइमेट ऑफ लद्दाख, वेरी कोल्ड रीजन, ठीक है। जो आपका लद्दाख है बहुत ज्यादा ठंडा क्षेत्र है, बहुत ज्यादा कोल्ड रीजन है। विंटर टेम्परेचर कैन बिलो -30, सर्दियों में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है -30 डिग्री चला जाता है, ठीक है। आप अपने घर पे रहते होंगे आसपास, यहाँ जब टेम्परेचर 5 6 7 होता है तो आपकी टुटड़ी जम जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर -30 हो रहा है, तो सोचिए यहाँ पे जो लोग रहते होंगे, हमारी जो इंडियन आर्मी यहाँ पे रहती है, वो किस तरह यहाँ पे रहती होगी, क्या साहस है उनके पास जो यहाँ पे वो रह सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और बहुत ही ज्यादा कम बारिश यहाँ पे होती है। थर्ड पॉइंट, फिजिकल फीचर्स ऑफ लद्दाख, लद्दाख के हम फिजिकल फीचर्स हम जानते हैं। द लैंड इज रस्ड, जो हमारा ये लद्दाख का जो लैंड है ना, वो कैसा है, रस्ड है। रस्ड मीन्स मतलब आपका रफ अनइवन, यानी थोड़ा उबड़ खाबड़ है ना, प्लेन नहीं है, एक तरीके से उबड़ खाबड़ है।
फुल ऑफ रॉकी ट्रेन, ठीक है। जो आपके जो यहाँ पे लैंड है, भूमि है, जगह वो रॉकी एंड पथरीली है। हैज डीप वैलीज, और बहुत ज्यादा डीप यहाँ पे वैली मिलेंगी। वैली कैसी, वैली का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपकी ये एक माउंटेन है और ये आपका ये दूसरा माउंटेन। सो एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन के बीच का जो हिस्सा होता है ना, जो बचा हुआ, ठीक है, इसे वैली कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट है आपका लेक्स इन लद्दाख। लद्दाख में कौन सी लेक है देखते हैं। एग्जाम्पल पेंगोंग टेसो, ठीक है, TSO बोलो चाहे टेसो, पेंगोंग टेसो। टेसो का मतलब ये होता है लेक, तो इसे हम कह सकते हैं पेंगोंग लेक। ये आपका कहाँ पड़ती है, लद्दाख में। ठीक है, पेपर के नजरिए से ये आपका फर्स्ट एक मार्क में पूछा जा सकता है। ठीक। फोर्थ पॉइंट है हमारा मूनलैंड। द लैंड इन लद्दाख लुक लाइक द सर्फेस ऑफ द मून। लद्दाख में एक जगह है, वहां का जो लैंड है यानी वहां की जो जमीन है, वो आपको मून की तरह दिखती है, इसलिए हम उसको कहते हैं मूनलैंड। ठीक है, आप ऊपर इमेज में देख भी सकते हैं, ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे। सो देखिए, तो ये कुछ जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये आपका ये मून की तरह है, ठीक है। ये पत्थर, ये पहाड़, ये चट्टाने, ठीक है, ये मून की तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम इन्होंने मूनलैंड रख दिया है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द लैंड देखते हैं, लैंड बना कैसे है ये। द रीजन वाज फाउंड व्हेन द इंडियन लैंड मास कोलाइडेड विद यूरेशिया। हमने अभी पढ़ा, जब इंडिया था वो यूरेशिया से टकरा गया जाके, जब ये टकराया तब आपका हिमालय भी बना, और हिमालय के साथ साथ ये आपका लद्दाख वाला रीजन भी बना। द माउंटेन्स वर फोल्डेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, और इसी दौरान ये माउंटेन्स यहाँ पे बने। स्पेशल फैक्ट पढ़ते हैं। दिस एरिया वॉज अ वंस पार्ट ऑफ एन एंशियंट ओशियन। अगर आप चेक करेंगे, शायद आप गूगल में जाके चेक कर सकते हैं इस बात को, कि एक समय पे यानी बहुत टाइम पहले, जब क्या इंडिया यूरेशिया से ना टकराया हो, उससे भी पहले या फिर बाद में, हम कह सकते हैं कि जो ये जो एरिया था लद्दाख वाला एरिया, यहाँ पे पहले क्या था, एक एंशियंट ओशियन था, समुद्र था। ठीक है, ठीक है। सो सो रॉक्स हेयर आर मेनली मेड ऑफ सैंड। तो इसी वजह से जो रॉक्स हैं यहाँ पे, चट्टाने हैं, वो सैंड या तो मिट्टी की बनी है या तो क्ले की बनी हुई है। ठीक है। इरोजन, विंड एंड रेन हैव स्लोली शेप्ड द माउंटेन, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजन। इरोजन का मतलब क्या होता है, इरोजन का मतलब होता है कि मिट्टी या जमीन का धीरे धीरे बह जाना या फिर घिस जाना। ठीक है, मान लीजिए ये माउंटेन है। ठीक है, माउंटेन ये आपका बिल्कुल लोहे का तो बना हुआ नहीं है, बना तो आपका ये सैंड, रॉक की सरफेस, इनसे इन्हीं सब चीजों से बना हुआ है, और ये सब चीजें हमको पता है कि ये घिसती हैं। तो जब भी बारिश होगी या फिर हवा चलेगी, तो ये घिसेंगी। ठीक है, घिस के ही अब ये इस हवा के साथ चली जाएंगी या पानी के साथ बह जाएंगी, तो इसी चीज को बोला जाता है इरोजन। ठीक है, यहीं से हम अगर शुद्ध भाषा में कहना चाहें तो कह सकते हैं मिट्टी का कटाव, या फिर जमीन का ये जो है ना कटाव, कट रही है जमीन, यानी हट रही है यहाँ से धीरे धीरे, इसी को बोलते हैं हम इरोजन। नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ इन लद्दाख। लद्दाख में किस कैसे कैसे जानवर हैं हम देखते हैं। डिस्पाइट हार्श कंडीशन लद्दाख हैज यूनिक एनिमल्स। लद्दाख में इतनी बुरी कंडीशन है, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे, वो भी यूनिक यूनिक। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्नो लेपर्ड। आपको सामने यहाँ पे इमेज दिख रही होगी, आपका ये स्नो लेपर्ड है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये आईबैक्स, ये भी आपको लद्दाख में देखने को मिल जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको नीचे से ये बकरी की तरह दिख रहा होगा, लेकिन ऊपर से इसके सींग भी देखिए। सो ये आईबैक्स है। और ये आपका तिबेतियन एंटीलोप। एंटीलोप का मतलब हम एक तरीके से हिरन ही बोल सकते हैं, ये तिबेतियन हिरन है। ठीक है। सेवंथ पॉइंट हमारा, लाइफ ऑफ पीपल इन लद्दाख। पीपल आर कॉल्ड लद्दाखी पीपल। लद्दाख में जो लोग लोग रहते हैं उन्हें क्या लद्दाखी लोग कहा जाता है, लद्दाखी पीपल। दे लिव अ सिंपल लाइफ, उनका जीवन बहुत ज्यादा सिंपल होता है। ठीक है। कल्चर देखते हैं उनका, फेमस फॉर एंशियंट मोनेस्ट्रीज, कल्चरल फेस्टिवल्स। लद्दाख में जो लोग रहते हैं ना, वो जो आपके ज्यादातर फेमस हैं, इसलिए फेमस एक तो मोनेस्ट्रीज के लिए, यानी आपके मठ के लिए। ठीक है, बहुत बड़े बड़े आपको मठ वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और फेमस है आपका कलरफुल फेस्टिवल के लिए, इनके जो फेस्टिवल्स होते हैं ना वो बहुत कलरफुल होते हैं। ठीक है, कुछ फेस्टिवल्स हम देखते हैं कौन कौन से इनके। लोसर और हेमिस, ये दो फेस्टिवल हमको यहाँ पे दिखाए गए, इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी इमेज भी देखेंगे ताकि अच्छे से पता चल सके। सो ये देखिए, कि ये जो आपको इमेज दिख रही है ना, ये लोसर फेस्टिवल की, आप जरा इनका कलर देखिए, कितने कलरफुल फेस्टिवल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। चारों तरफ रंग बिरंगी चीजें दिखेंगी आपको इनकी, चाहे वो ड्रेस से लेकर कुछ भी हो जाए, सब कलरफुल दिख रहा है। ये आपका लोसर फेस्टिवल। और जो नेक्स्ट फेस्टिवल था आपका हेमिस, हेमिस देखिए, ये भी कितना कलरफुल फेस्टिवल है। मुझे तो कलर के अलावा यहाँ पे कुछ और दिखाई दे नहीं रहा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पे द कोल्ड डेजर्ट वाला पॉइंट, जो ये जो हमारा
पॉइंट था यहाँ पे पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है, यानी खत्म हो चुका है। इस वीडियो में हम केवल यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है एक बार। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द गंगेटिक प्लेन। इससे हम इस पॉइंट से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो नोट्स होंगे अच्छे से समझ में आए होंगे। इनको समझने में अगर कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी हुई हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, आप वहां पे आके पूछ सकते हैं। और यहाँ तक कि द कोल्ड डेजर्ट तक का ये जो आपके नोट्स हैं आपको लिंक में मिल जाएंगे। ठीक है, सो मिलेंगे भी अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।